प्रिलिम हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। पर इनमें से एनवायरमेंटल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 2013 से जो फॉरेस्ट का पेपर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, और सिविल सर्विसेज का पेपर प्रीलिम्स का, दोनों मर्ज हो गए हैं। हमें जानते हैं कि एनवायरनमेंट पढ़ने के लिमिटेड सोर्स हमारे पास हैं, जैसे शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस है। पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यूपीएससी उन्हीं सोर्सेज में से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक सोर्स को पढ़ें। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले यूपीएससी ने कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि हम उनका प्रॉपर एनालिसिस करें और प्रीलिम्स में बेटर स्कोर कर पाएं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जो यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल टर्म्स से रिलेटेड है। बहुत सारी टर्म्स जो हैं जो हमें किसी भी बुक में, जैसे शंकर आईएएस में मिल जाएगी, जो हम वहाँ से कवर कर सकते हैं। कुछ टर्म्स जैसे इकोलॉजिकल नीचे, इकोटोन, हैबिटेट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इनके बारे में 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ था। क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑप्शंस थे इकोटोन, इकोलॉजिकल नीचे, हैबिटेट और होम रेंज। इसमें आंसर तो इकोलॉजिकल नीचे था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इकोलॉजिकल नीचे के बारे में पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। हमने इसमें हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। जैसे इकोटोन, हैबिटेट, होम रेंज, हो सकता है कि फ्यूचर में इन सब टर्म्स को यूपीएससी पूछे। आगे जो आया हुआ था वो वेरियस फूड चेन्स के बारे में आया था। फूड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 2013 में, 15 में और 21 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो इकोसिस्टम है। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब हम जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, तो साथ में हम केमिकल डिमांड के बारे में भी पढ़ेंगे। सिर्फ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। दो टाइप की डिमांड्स होती हैं, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो कार्बन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड आया हुआ है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से रिलेटेड 2020 में पूछा गया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। फर्स्ट ऑप्शन था मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, सेकंड था कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड था पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, और फोर्थ था असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। अगर हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ा होता तो हम डायरेक्टली सी ऑप्शन यानी पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को सिलेक्ट कर लेते। बट अगर हमें इसके बारे में आइडिया नहीं होता तो हमने कॉमन सेंस यूज करनी थी। हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ जो ऑप्शन है असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई अल्टीट्यूड रीजन, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते, और जो प्रोबेबिलिटी है कि हम सही आंसर को चूज कर पाए वो 50-50 हो जाती। तो ऐसे ही हमने कॉमन सेंस यूज करनी है प्रीलिम्स वाले पेपर के दिन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म आई हुई थी वो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन से रिलेटेड आई हुई थी 2020 में, और वर्टिकल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड 2020 में आई हुई थी। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब जैसे हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ये प्लांट से रिलेटेड है, तो इसमें अगर हम कॉमन सेंस यूज करें
तो सभी में से सिर्फ पहला एक ऑप्शन है जिसमें प्लांट ग्रोथ की बात करी हुई है, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो यही इसका आंसर होना था। अगर हमने कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा भी नहीं होता तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करके इसे आंसर कर पाते थे। अब आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स की ओर। इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं वो अर्थ आर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 2014 में, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव 2015 में, ग्रीन क्लाइमेट फंड 2015 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स 2016 में, बायोफ्यूल्स 2017 में, बायो रेमिडिएशन टेक्निक 2017 में, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज 2018 में, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2018 में, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी 2019 में, बायोचार एंड इट्स यूजेस 2020 में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट विलेज 2021 में, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूछे गए हुए थे। इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए हुए हैं जैसे बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से हमने एक चूज करना था। इसमें हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ना था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना था और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस 2021 में पूछा गया है, पोलर कोड 2022 में पूछा गया है, मियावाकी मेथड 2022 में पूछा गया है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी 2022 में पूछा गया है, बायोफिल्म्स 2022 में पूछा गया है, पॉलीइथाइलिन टेरिपथेलेट 2021 और 2022 में पूछा गया है। अब इसमें जो भी टर्म्स बायो से स्टार्ट होती हैं वो बहुत बार यूपीएससी पूछता है, जैसे बायोफिल्म्स हो गया, बायो रॉक टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बायो रॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा हुआ है, एक बायोफिल्म से रिलेटेड पूछा हुआ है, एक ऊपर बायो टॉयलेट से रिलेटेड पूछा हुआ है और बायोचार से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो जो भी टर्म एनवायरनमेंट में बायो से शुरू होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, तो हमने ये टर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे देखते हैं एनवायरमेंटल लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट नेशनल लेवल। इसमें एनवायरमेंटल लॉज के बारे में पूछे गए। जो टॉपिक्स पूछे गए वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 2014 में पूछा गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2014 में पूछा गया है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2014 में पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी 2015 में पूछा गया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में से 1986 में, 2014 में, 2015 में, 1986 का एक्ट है, 2014 में, 2015 में, 2019 में और 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। अब जैसे हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होता तो हम ये क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाते। जो यहाँ पूछा गया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसमें से लोग पूछते हैं कि इसमें एक्ट में पढ़ना क्या है, तो ये एक्ट हमने डिटेल में पढ़ने। इसमें हमने देखना है कि कौन सा कब ये आए हुए थे, इनमें कौन कौन सी बॉडी बनी है, इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ये सब हमें इनमें देखना है। नेक्स्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2020, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1972 में आया था। इसमें से 4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। रॉ मटेरियल बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा रॉ मटेरियल
बायोफ्यूल को प्रिपेयर करने में यूज हो सकता है। जैसे केसावा दिया हुआ है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स दिया है, ग्राउंडनट सीड्स दिया है, हॉर्स ग्राम दिया है, रॉटन पोटैटोज दिए हैं, शुगर बीट दिया है। तो इससे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रामसार कन्वेंशंस, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2018, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव 2018, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स 2017, ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस 2017, यूएन हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम 2017, Global Climate Alliance 2017, UN Habitat in United Nations Program 2017, Climate and Clean Air Coalition 2017, UN Red Plus Program 2016, Agenda 21 Initiative 2016, Forest Carbon Partnership Facility 2015, BirdLife International 2015, IUCN and Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES 2015, Rio Plus 20 Conference 2015, organizations like UNEP, OECD, ABD, World Bank and their Environment Impact 2015, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हमें शंकर आईएएस में मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है, जो वेटलैंड से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड पूछा गया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये सब एनवायरमेंटल लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट इंटरनेशनल लेवल हमें कवर करके जाना है। फिर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पूछा गया है। कॉमन कार्बन मेट्रिक 2021 में पूछा गया था और UNFCCC 2022 में पूछा गया था। आगे आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, पोल्यूटिंग गैसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछती है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एसिड रेन एंड कॉजेस से आए हुए हैं 2013 और 2022 में। कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस से आए हुए हैं 2014 में। मीथेन हाइड्रेट से आए हुए हैं 2019 में। बायोजियोकेमिकल साइकिल से आए हुए हैं 2021 में। कार्बन साइकिल से आए हुए हैं 2010 में, 2014 में। एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड गैसेस से आए हुए हैं 2016 और 2022 में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी माइनिंग से आए हुए हैं 2018 में। गैसेस रिलीज थ्रू एग्रीकल्चर से भी आए हुए हैं। तो ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसेस इसमें से आएंगी, कौन सी गैस कहाँ से रिलीज होती है। तो इंपॉर्टेंट गैसेस हमें पढ़ के जानी है। हम हर एक गैस के बारे में तो पढ़ नहीं सकते, जैसे इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वगैरह वगैरह, उनके बारे में हमें पढ़ के जाना है। जैसे क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे हमने इसमें पढ़ा होगा, हर किताब में दिया हुआ है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। आगे गैसेस रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास 2019 में आया हुआ है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स 2020 में आया हुआ है। बेंजीन पोल्यूशन 2020 में आया हुआ है। ग्रीन वॉशिंग 2022 में आया हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट 2022 में आया हुआ है। मेजर पोल्यूटेंट्स CO, CO2, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, CFC, नैनो पार्टिकल्स, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5। तो ये जो मेजर पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, कम से कम इन्हें हमें अच्छे से पढ़ के जाना है अगर हम बाकी सब कवर ना कर पाए तो। क्योंकि मोस्टली ये अगर हम कर लें तो हम या तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे या हमें एलिमिनेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबोव इन एनवायरनमेंट आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया होता है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड
coal bed methane and shale gas, consider the following statements. Coal bed methane is the pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks. Second option है, in India abundant coal bed methane source exist but so far no shale gas source have been found. एक आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो हम देख रहे हैं कि मीथेन से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड, ये इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आया है कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वॉल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द अबो एड कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। तो हम इजीली ये क्वेश्चन कर पाते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है इको सेंसिटिव जोन 2014 में, और कुछ वाइल्ड लाइफ साइट्स आई हुए हैं और नेशनल पार्क्स आए हुए हैं। कौन कौन से इको सेंसिटिव जोन्स 2014? नंदा देवी नेशनल पार्क आया हुआ है, न्योरा वैली नेशनल पार्क आया हुआ है, नामदफा नेशनल पार्क आया हुआ है, भीतर कनिका नेशनल पार्क आया हुआ है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, क्योला देव घाना नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये सब आए हुए हैं। इसमें हमने उनकी लोकेशन देखनी है कि कहाँ पे लोकेटेड है, पास से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है और इसका फ्लोरा और फोना कहाँ पे। ये सब हम कर लें तो हम इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम कर सकते हैं, अगर हमने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो न्यूज़ में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो न्यूज़ में वो हमने करी हो। तो ये कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क जो असम में, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क वगैरह। इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन कौन सी आई हुई हैं प्रीवियस ईयर में? जैसे 2013 में घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर, स्टार टोर्टाइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, लायन टेल मैकेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। 2014 में गैंग्स रिवर डॉल्फिन से आया था, 2015 में डोगांग सी काउ से आया था, 2016 में खराई कैमल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से आया था, 2017 में घड़ियाल और इंडियन वाइल्ड एस से आया हुआ था, वाइल्ड बफेलो से आया था, घड़ियाल से आया था, 2019 में एशियाटिक लायन से आया था, डबल हम्प्ड कैमल से आया था, वन हॉर्न राइनोसोरस से आया था, ब्लू फिन्ड मैसीर से आया था, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, 2020 में एलिफेंट, सेलॉन, 2021 में हेजहॉग, मार्मट, पेंगोलिन, 2022 में गोल्डन मैसीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, वाइट इल्बिस। इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज हैं इनसे रिलेटेड पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर लूंगा विद पिक्चर्स। आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। अब हमने प्रोटेक्टेड एरियाज में पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमने लोकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज देखना है, यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स देखना है, पासिंग रिवर और क्लाइमेटिक फीचर देखना है, स्पेसिफिक स्पीशीज देखनी है, पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देखना है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या क्या देखना है, हु स्टार्टेड द इनिशिएटिव बॉडी, व्हेन इट मर्ज्ड क्वाइंड, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, नेचर क्या है, एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखनी है, पब्लिकेशंस देखनी है। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपीटेड टॉपिक्स और थीम्स थी। ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक एक करके लेते आऊँगा और आपकी प्रीलिम्स की जर्नी में थोड़ी हेल्प कर पाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।